राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लातेहार दौरे के क्रम में बच्चों और आम लोगों से किया संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। कल गढ़वा में ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। सांसद जयंत सिन्हा के साथ फ्रांस के राजदूत ने हजारीबाग में सिद्धिदात्री फूड प्रोसेसिंग प्लांट का किया निरीक्षण। सांसद ने कहा, प्रोसेसिंग प्लांट आत्मनिर्भर हजारीबाग के निर्माण में निभा रहा अहम भूमिका। लोहरदगा में पुलिस ने टीपीसी के नाम पर लेवी मांगने और फायरिंग मामले में हथियार समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र से 150 गौवंशीय पशु जब्त। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून में लगभग 1 सप्ताह के विलंब के साथ केरल में दी दस्तक। इधर झारखंड में फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। अगले 3 दिन तक राहत के आसार नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज लातेहार जिले का दौरा किया। लातेहार पहुंचने पर वरीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद स्थानीय परिसदन में राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दौरे के क्रम में राज्यपाल ने जिले के विभिन्न स्कूलों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से संवाद किया। उन्होंने जिले की जनता का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए हृदय से आभार जताया। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज चालू वित्त वर्ष की अपनी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने मुख्य दरों को यथावत रखा है। रेपो रेट 6.5% बनी रहेगी। नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से अप्रैल के दौरान कमी आई है। चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी मौद्रिक नीति जारी कर दी है। मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक ने पिछली मौद्रिक नीति में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। बता दें कि केंद्रीय बैंक पिछले साल मई से लगातार रेपो रेट में 6 बार कुल 2.5% की वृद्धि कर चुका था। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। The policy repo rate has been increased by 250 basis points since May last year and is still working its way through the system. Its fuller effects will be seen in the coming months. Against this backdrop, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. आरबीआई की मौद्रिक नीति में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के चारों तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 8%, दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में वृद्धि दर 5.7% रहने की संभावना है। साथ ही साथ आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 में औसतन खुदरा महंगाई दर 5.1% पर रहने की संभावना जताई है। इससे पहले आरबीआई ने रिटेल महंगाई 5.2% पर रहने का अनुमान जताया था। बता दें कि अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.7% पर आ गई थी, जो कि 18 महीने का न्यूनतम स्तर था। जिसके बाद आरबीआई ने औसतन खुदरा महंगाई के अनुमान में बदलाव करने का फैसला लिया है। अगर अनुमानित खुदरा महंगाई दर के चारों तिमाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहली तिमाही में खुदरा महंगाई दर 4.6%, दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 5.4% और चौथी तिमाही में 5.2% रहने की संभावना है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति महंगाई की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखने के लिए तुरंत और उचित रूप से नीतिगत कार्रवाई करना जारी रखेगी। The MPC will continue to remain vigilant on the evolving situation and the growth outlook. It will take further monetary policy actions promptly and appropriately as required to keep inflation expectations firmly anchored and bring down inflation to the target. गौरतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं।
इनमें से 3 सदस्य आरबीआई से और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। इस समिति का उद्देश्य देश में खुदरा महंगाई की दर 2 से 6% के बीच बनाए रखना और जीडीपी की वृद्धि और महंगाई के बीच संतुलन बनाए रखना है। मौद्रिक नीति समिति द्वारा हर 2 महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आरबीआई ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए बताया कि अब रुपे कार्ड से विदेशों में आसानी से भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भारतीय बैंकों को रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी गई है। भारतीय बैंकों को रुपे फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दे दी गई है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि विदेशी एटीएम, पीओएस मशीनों और विदेशों में ऑनलाइन पेमेंट के लिए रुपे फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति देने का फैसला किया है। वहीं रुपे डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड को विदेशों में जारी करने और भारत सहित विश्व स्तर पर उपयोग करने की अनुमति होगी। इससे दुनिया भर में रुपे कार्ड की पहुंच और स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये घोषणाएं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति की समीक्षा में की है। फ्रांस के राजदूत इमानुएल लेनिन ने आज रामगढ़ के पतरातू स्थित पीवीयूएनएल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा भी थे। फ्रांस के राजदूत को पीवीयूएनएल गेट के पास केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि पूरे झारखंड में यह सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि पीवीयूएनएल 40,000 करोड़ रुपए से बन रहा है और उसमें फिलहाल 4,000 युवकों को काम मिला है। उन्होंने बताया कि 80% से ज्यादा कामगार स्थानीय हैं। पीवीयूएनएल के बराबर का कोई और प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। ये जो परियोजना है ये 2400 मेगावाट की है, जिसपे 20,000 करोड़ का निवेश हो रहा है और ये सिर्फ स्टेज 1 है। स्टेज 2 में 1600 और मेगावाट आएंगे, 4000 मेगावाट की ये परियोजना होगी और यहाँ करीब 40,000 करोड़ का ये निवेश होने वाला है। पूरे झारखंड में इतना बड़ा निवेश, इतनी बड़ी योजना आपको कहीं और दिखेगी नहीं। और इसलिए क्योंकि माननीय राजदूत साहब फ्रांस के बहुत रुचि रखते हैं इन सब विषयों में, वो आना चाह रहे थे झारखंड में देखने के लिए कि किस प्रकार से विकास हो रहा है, किस प्रकार से जो झारखंड के जो खनिज जो हम लोगों की संपत्ति है उसका सदुपयोग कैसे किया जा रहा है। तो आज केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11 लाख मोबाइल दिए गए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनबाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनबाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर सभी मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान श्री सिंह ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा में भाजपा की ओर से टिफिन बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह रैना शामिल हुए। इस दौरान इन नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कुछ जिलों के डीसी खुद को जिले के राजा समझ रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसे जिलाधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और जनहित से जुड़े आवेदनों को लटकाकर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में अवैध खनन, सरकारी लूट, दलालों और बिचौलियों के माध्यम से सरकार चलाना, भ्रष्ट लोगों को प्रशय देना या अनियमितता करना यहां तक तो सोचा जा सकता था, लेकिन सेना की जमीनों का सौदा तो स्तब्ध करने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से देश भर में मुद्रा लोन स्कीम चलाया जा रहा है। मुद्रा लोन योजना देश भर के फुटपाथ दुकानदारों, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले और छोटे दुकानदार व्यवसायियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में 8 अप्रैल को की गई थी। सूक्ष्म और लघु व्यवसाय करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर इस योजना की शुरुआत की गई थी। आज इस योजना ने इतना बड़ा आकार ले लिया है कि रांची के भी फुटपाथ दुकानदार और छोटे व्यापारी इसके लाभुक बन गए हैं और अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बड़ा उसमें हम लोग को मदद मिला। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो मुद्रा लोन मिला, उसके द्वारा हम लोग छोटा व्यापारी पहले आगे 10,000 रुपया लिए, फिर उसको चुका दिए, फिर उसके बाद जैसे जैसे चुकाते हैं वैसे वैसे हम लोग को फिर बैंक के द्वारा पैसा बढ़ते चला जाता है। तो हमको अच्छा लगा। अब हम उसी से लोन लिए थे, जिसके कारण हम लोग का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। जो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होता था, सूद में देते थे, ब्याज में देते थे, वो सब अब नहीं देना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों की पूंजी की जरूरतों को देखते हुए लोन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक लोन की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत ही आसान से मिला गया है। लोन के लिए हमें ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ा, कोई भी कागज पत्तर को ऐसा अवस्था नहीं पड़ा। बैंक की तरफ से खुद ही हम लोग को बुलाया गया और हम लोग को इस तरह से लोन मिला। उधर लोन लेने का जो लिए थे उसके लिए जो हमारा आसानी हो गया था, मैं उससे धंधा किया। हम मुद्रा लोन लेने के बाद भी हम क्लियर कर दिए। नीचे लगाते थे, अब ऊपर लगा रहे हैं और मोदी जी हमेशा साथ देते रहे हैं। हर साल 10,000 से शुरू किए थे लोन, मुद्रा लोन, फिर 50,000 तक दिए। उसी से हम इतना बड़ा दुकान किए हैं और बच्चा लोग को भी यही दुकान से पढ़ा लिखा के ग्रेजुएशन करवा लिए हैं। अब तक के कार्यकाल में वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा जन आकांक्षाओं को देखते हुए देश भर में कई योजनाएं चलाई जा रही है। रांची के स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। रोड, गली, मोहल्ला आप कहीं भी देखिए, सब जगह चल रहा है। अटल क्लिनिक अभी स्टार्ट हुआ है, जो बहुत तरह का सुविधा मिलता है। बहुत हॉस्पिटल बना है, बहुत, और जितनी तारीफ किया जाए कम है। बहुत अच्छी सरकार है। बैंकिंग प्रक्रिया के नजरिए से देखा जाए तो मुद्रा लोन योजना का लाभ लेना बेहद ही आसान है। मुद्रा लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों में कोई सिक्योरिटी जमा कराने की जरूरत नहीं होती है। वहीं लोन की राशि का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। खरीफ की फसल में समर्थन मूल्य बढ़ाते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले पर किसानों ने अपनी खुशी जाहिर की है। धान का रेट बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। धान का, मूंगफली का और भी बढ़ाना चाहिए, फिर भी ठीक है। साल में एक बार ऐसा बढ़ाने से किसान भी थोड़ा अच्छे रह सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। अभी केंद्र सरकार ने धान को 1 क्विंटल को 143 रुपये बढ़ाया। हम इसके लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद बताना चाहते हैं।
खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ने का किसानों ने भी स्वागत किया है। गिरिडीह के किसानों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य का बढ़ना किसानों की आय बढ़ाने वाला कदम है। केंद्र सरकार ने किसानों के प्रति जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए खरीफ फसलों के लिए, जैसे धान, मूंग, तुअर, इससे हम जैसे किसान बहुत उत्साहित हैं। खरीफ फसल के बारे में जो वृद्धि बढ़ाया है, इससे हम लोग किसान बहुत खुश हैं और खेती करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक खरीफ फसल का लघुतम समर्थन मूल्य जो लागू किया है वह किसानों के हित के लिए है। इससे किसान वर्ग काफी खुश है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खरीफ फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागू किया है वह किसानों के हित के लिए है। इससे किसान वर्ग काफी खुश है। इसके लिए हम केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत झरिया विधानसभा में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा सह टिफिन बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान जनसंघ काल से लेकर भारतीय जनता पार्टी में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के अवसर पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर भी पुष्पांजलि कार्यक्रम होगा। गुमला के पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में लगातार मवेशी तस्करों के विरुद्ध छापामारी की जा रही है। इस क्रम में जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र से लगभग 150 गौवंशीय पशु को जब्त किया गया है तथा आगे की कार्रवाई की जा रही है। उधर बोकारो पुलिस ने चास थाना क्षेत्र से गौ तस्करी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से एक पिकअप भी बरामद किया गया है। इधर गुमला ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधियों को पिस्टल, 11 मैगजीन तथा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया। हथियार बेचने वाले 3 आरोपियों को 1 रिवॉल्वर, 4 पिस्टल, 11 मैगजीन तथा गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के नाम पर लेवी मांगे जाने और फायरिंग करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 3 मोबाइल समेत 1 स्कूटी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इन नक्सलियों की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी बताया है। उपेंद्र साहू है, उनका बट्टा है, उनका घर का वॉल पर पोस्टर भी चिपकाया था टीपीसी के नाम पर और उस पर घर पर फायरिंग भी हुआ था, 1 गोली भी उधर मिला था, खोखा मिला था। उस पर अनुसंधान के लिए हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में थी। हमारे एसपी साहब का अभियान साहब का नेतृत्व, एसडीपीओ साहब और टाउन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर संतोष, पूरा टीम था और विभिन्न ऑफिसर्स इसमें मौजूद थे। पलामू जिले की सतबरवा पुलिस ने जेसीबी मशीन को आग के हवाले करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 2 मोबाइल फोन और 3 बाइक जब्त की है। दोनों अपराधियों को आज पुलिस ने मेदिनीनगर जेल भेज दिया। इन दोनों अपराधियों ने कांड में संलिप्त होने की बात कबूल की है। घटना में कुल 6 अपराधी शामिल थे। मास्टरमाइंड समेत 4 अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। खूंटी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज क्राइम मीटिंग सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विगत 10-15 दिनों में खूंटी में पुलिस ने नक्सलियों की धरपकड़ के साथ साथ बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और 5000 से ज्यादा गोलियां बरामद की है। कई गंभीर और संगीन मामलों का भी उद्भेदन किया है। जिले में राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी पिछले दिनों सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज बेहतर कार्यों के लिए पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जो भी केसेस का डिस्पोजल पर चर्चा होती है वो हम लोग किए और केसेस का डिस्पोजल लगातार जो है खूंटी जिला में प्रतिवेदित से ज़्यादा चल रहा है। वारनपुर की डिस्पोजल की स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी है।
और लगातार जो भी उद्भेदन की स्थिति है, कांड जो भी हो रहे हैं जिला में, उसका उद्भेदन भी लगातार थाना प्रभारी, डीएसपी और सभी पदाधिकारी मिलकर टीम भावना से अच्छा उद्भेदन कर रहे हैं। पिछले माह में कई सारे कार्य भी किए गए हैं खूंटी जिला में, जिसमें कि खासकर अनुमंडल तोरपा जो है वहाँ पर कई सारी रिकवरीज हुई हैं हथियार की, एमुनिशंस की, और पीएलएफआई के विरुद्ध भी काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा पिछाए गए 20 किलो के पाइप बम समेत 5 आईईडी बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया है। जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजद बेड़ा पटातारोप के पास पहाड़ी क्षेत्र से इन्हें बरामद किया गया। विधायक सरयू राय ने डॉक्टर आर.के. गुप्ता के रिम्स के निदेशक पद पर हुई नियुक्ति पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से सवाल किया है कि क्या रिम्स के निदेशक की नियुक्ति में नियम का पालन हुआ है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कुछ जिलों के डीसी खुद को जिले का राजा समझ रहे हैं। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ऐसे जिलाधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और जनहित से जुड़े आवेदनों को लटकाकर रख रहे हैं। झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की वार्षिक आम बैठक हुई। इसमें स्पीकर सह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सभापति रविन्द्रनाथ महतो ने जानकारी दी कि इस वर्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 66वां सम्मेलन 30 सितंबर से घाना में होगा। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल की व्यवस्था में सुधार तथा खामियों को दूर करने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई रुचि नहीं ली जा रही है। अब उपायुक्त ने सुपरिटेंडेंट को सो कॉज कर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। चाईबासा के पूर्व विधायक पुतकर हेम्ब्रम के निधन पर भाजपा ने शोक जताया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि पूर्व पुतकर हेम्ब्रम की निधन की खबर से बरमाहत है। उनके निधन से राज्य और जनजातीय समाज को बड़ी क्षति हुई है। खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन और सीसीएल के डायरेक्टर हर्षनाथ मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च सेंटर में ओपीडी का उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल में मरीजों के लिए सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। धनबाद के ईसीएल मुगमा का कापसारा आउटसोर्सिंग क्षेत्र में आज संचालक और मजदूरों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने आकर मामला शांत कराया। गिरिडीह में बालू के अवैध कारोबार में रोक लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। तीसरी थाना क्षेत्र के झूमर खेलवा घाटी के पास से पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रांची जिले के पिठोरिया थाना क्षेत्र के केला बागान के पास 2 बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने गैस एजेंसी के कर्मचारी से हथियार के बल पर 40,000 लूटकर फरार हो गए। पीड़ित कर्मचारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। राज्य में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.2 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.6 और न्यूनतम 27.8 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.4 और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने बताया कि कल तक केरल में मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह 8 दिन लेट है। जो ये तूफान बना हुआ है तो इसका मुख्यतः प्रभाव अभी फिलहाल जो है समुद्री एरिया में है, लेकिन जो मानसून की बात करते हैं तो केरला में 48 घंटों के अंदर हमारे पास संभावना बन रही है कि कंडीशन फेवरेबल है और हो सकता है कि ऑनसेट हो जाए। मानसून का प्रोग्रेस होता है वो आपका विंड पैटर्न पे और आगे जैसी रेनफॉल होती है उस पर डिपेंड करता है। जहां तक कि नॉर्थ की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे पास लगभग 22 जून तक मानसून नॉर्मल डेट रहती है और उसके बाद जो दिल्ली तक पहुंचते लगभग 29 जून हमारे पास रहती है। तो आप देखेंगे कि जब केरला में ऑनसेट होता है जो नॉर्मल डेट रहती है 1 जून, उसके बाद से लगभग 1 महीने का टाइम रहता है। तो फिलहाल दिल्ली के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल क्लस्टर में सांसद निधि से बने सखी मंडल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यह भवन क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूह तथा अन्य महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। प्रदर्शन कर
कारी पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बीच बातचीत में सुलह का फॉर्मूला निकल गया है। बैठक में यह फैसला हुआ है कि ये खिलाड़ी 15 जून तक किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बीच बैठक में निकला सुलह का फॉर्मूला। 6 घंटे तक तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बातचीत बेहद सार्थक और सकारात्मक रही, ऐसा कहना है केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का। तो केंद्रीय खेल मंत्री के साथ हुई इस बैठक में पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक भी रहे शामिल। और इस बैठक में खास तौर पर यह फैसला किया गया कि 15 जून तक आरोपों की जांच पूरी करके पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। और इसके साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला हुआ कि तब तक यानी कि 15 जून तक खिलाड़ी कोई धरना प्रदर्शन और किसी तरह का इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं करेंगे। साथ ही इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव करा लिया जाएगा। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी ने इस बीच में 100 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। और इस बैठक के बाद, फॉर्मूले के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने संभाल ली है अपनी नौकरी की जिम्मेदारी। तो वहीं प्रैक्टिस के लिए अखाड़ों में जूनियर पहलवान भी लौट गए हैं। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है। और इन बातों पर, क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लातेहार दौरे के क्रम में बच्चों और आम लोगों से किया संवाद। विभिन्न कार्यक्रमों में की शिरकत। कल गढ़वाल में ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। सांसद जयंत सिन्हा के साथ फ्रांस के राजदूत ने हजारीबाग में सिद्धिदात्री फूड प्रोसेसिंग प्लांट का किया निरीक्षण। सांसद ने कहा, प्रोसेसिंग प्लांट आत्मनिर्भर हजारीबाग के निर्माण में निभा रहा अहम भूमिका। लोहरदगा में पुलिस ने टीपीसी के नाम पर लेवी मांगने और फायरिंग मामले में हथियार समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र से 150 गौवंशीय पशु जब्त। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने लगभग 1 सप्ताह के विलंब के साथ केरल में दी दस्तक।